तो चैप्टर का नाम है सप्लाई। सप्लाई का मतलब होता क्या है? डिमांड का मतलब होता है हम लोग कितना डिमांड कर रहे हैं, मतलब कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर का क्या वांट है। तो डिमांड रिलेटेड होता है कंज्यूमर से, सप्लाई रिलेटेड होता है प्रोड्यूसर से, या फिर कह सकते हैं फर्म से। फर्म मतलब प्रोड्यूसर। तो हम लोग कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको कहते हैं सप्लाई। ठीक है। अब सप्लाई का जैसे डिमांड का अपना अपना फैक्टर होता है, मतलब किस किस चीज से डिमांड चेंज हो सकता है, उसी तरह सप्लाई का अपना फैक्टर होता है कि किस किस रीजन से सप्लाई चेंज हो सकता है। तो फैक्टर्स क्या है सप्लाई का? फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। सप्लाई को कौन कौन चेंज कर सकता है? सबसे पहला है टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा, तो सप्लाई भी ज्यादा होगा। तो अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी मेरा इंक्रीज होगा। दूसरा हम बोल सकते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर मार्केट में किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो वो चीज हम ज्यादा बनाने का सोचेंगे, ज्यादा सप्लाई करेंगे उसका, क्योंकि हम वो ज्यादा बनाएंगे क्योंकि उसका प्राइस मार्केट में बढ़ गया है। अगर सोचो, हम पेन भी बना सकते हैं और कॉपी भी बना सकते हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल कॉपी का डिमांड ज्यादा बढ़ गया है, तो हम ज्यादा टाइम देंगे कॉपी बनाने में और पेन बनाने में कम टाइम देंगे। तो कॉपी का प्राइस बढ़ा अगर, तो सप्लाई बढ़ जाएगा। सोचो, कॉपी, अगर सोचो दूसरी तरफ हम बता रहे कोक और फैंटा एक ही कंपनी बनाता है, कोका कोला और फैंटा दोनों एक ही कंपनी बनाता है, तो ज्यादा डिमांड किसका है मार्केट में? कोक का। लोग फैंटा कम पीते हैं, कोक ज्यादा पीते हैं। तो बेसिकली जिस चीज का डिमांड ज्यादा होता है उसका प्राइस भी ज्यादा हो जाता है। अब कोक का अगर प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो कंपनी क्या सोचेगा बनाने का? कोक। वो फैंटा नहीं बनाएगा, कम बनाएगा। तो जब किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो उसको ज्यादा बनाना चाहेगा, इसलिए सप्लाई बढ़ जाएगा। तीसरा है हम लोगों का कॉस्ट ऑफ इनपुट। इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, जिस चीज से वो चीज बनता है। जैसे सोचो, अगर मेरा कपड़े का बिजनेस है, कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग है, कपड़े का अगर रॉ मटेरियल का दाम ही बढ़ जाए, मतलब अगर कॉटन का प्राइस बढ़ जाए, तो मेरा इनपुट का कॉस्ट, मेरे लिए कपड़ा का रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन। कॉटन रॉ मटेरियल है। अगर मार्केट में कॉटन का प्राइस बढ़ जाए, मतलब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाए, तो मेरे लिए कपड़ा बनाना महंगा हो जाएगा। तो अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीज हो जाएगा तो मेरा सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि हम, मेरे पास तो लिमिट फिक्स्ड कैपिटल है, मेरे पास 10,000 रुपया ही कैपिटल है। अगर इनपुट का दाम बढ़ जाएगा, रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाएगा, तो हम कम पैसा ही, मेरे पास कम पैसा मतलब कम हम सामान बना पाएंगे। तो इसलिए व्हेन कॉस्ट ऑफ इनपुट इंक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस। और हम कह सकते हैं प्राइस ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है? हम लोगों का चार फैक्टर है: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन। हम लोग का फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड में हम लोग देते हैं रेंट, लेबर को हम लोग देते हैं वेजेस, कैपिटल पे हम लोग देते हैं इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर ले लेता है प्रॉफिट। अगर हम लोगों का इन चारों में से कोई भी एक चीज बढ़ जाए, प्रॉफिट फिर भी हटा दो, अगर रेंट, वेजेस या इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो अगेन मेरा सप्लाई कम हो जाएगा। तो अगर प्राइस ऑफ फैक्टर इंक्रीज होगा तो मेरा सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है नंबर 5,
नंबर ऑफ फर्म्स, अगर सोचो पेन बनाने का सिर्फ 2 इंडस्ट्री ही था, 2 ही फर्म था जो पेन बनाता था। अब अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाए, 5 फर्म हो जाए, तो मेरा सप्लाई भी बढ़ जाएगा। अब मार्केट में ज्यादा पेन नजर आएगा। डिफरेंट, अगर 2 कंपनी मिलकर जितना भी पेन बनाता होगा, 5 फर्म मिलकर ज्यादा पेन बनाएगा, तो हम लोगों का सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ फर्म इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ फर्म अगर इंक्रीज हो जाए तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटल इसका 5 फैक्टर है। पहला टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा तो सप्लाई भी इंप्रूव होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर प्राइस किसी कॉमोडिटी का इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज होगा तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि लॉ ऑफ डिमांड होता है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरता है। पर लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है, क्योंकि अगर वो सामान का ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो प्रोड्यूसर वो सामान ज्यादा बनाना चाहेगा, इसलिए। दूसरा, ये लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, सारा फैक्टर को कांस्टेंट रहना होगा, सिर्फ प्राइस की चेंज होने से अगर डिमांड चेंज हुआ, उसी को हम लोग लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई में भी हम लोग बहुत सारा फैक्टर पढ़े, पर अगर सिर्फ प्राइस के चेंज होने से सप्लाई चेंज होता है, बाकी फैक्टर कांस्टेंट रहता है, तभी बोलेंगे लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो हो रहा है। मतलब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ओनली प्राइस चेंजेस। और ये चीज इसमें भी सेम है, ठीक है। तो ये पहला बात है, ये दूसरा बात है। तीसरा बात क्या है, तीसरा बात ये है कि लॉ ऑफ सप्लाई में यहाँ पर प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। पर यहाँ पर प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इसको हम लोग पॉजिटिव रिलेशनशिप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ सप्लाई। अब डिमांड कर्व हम लोगों का कैसा शेप का होता है, डिमांड कर्व हम लोगों का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे की तरफ गिरता है। क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। और यहाँ पर हम लोग का क्या होता है, सप्लाई कर्व हम लोग का अपवर्ड राइजिंग होता है। पहले अगर प्राइस इतना था तो सप्लाई इतना था, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसका शेप होता है अपवर्ड राइजिंग, इसका शेप होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब हम लोग को 2 वर्ड सुनने को मिलता है, इंटेंडेड सप्लाई या फिर एक्चुअल सप्लाई। ये वर्ड हम लोग को डिमांड में सुनने को नहीं मिलता है। इंटेंडेड सप्लाई का मतलब होता है जो एक्चुअल सप्लाई तो हम लोग समझते हैं, अमाउंट ऑफ गुड्स एक्चुअली ब्रॉट टू द मार्केट। और इंटेंडेड सप्लाई होता है वॉल्यूम ऑफ गुड विच कैन बी ब्रॉट इनटू द मार्केट। मतलब मार्केट में कितना, मतलब इंटेंडेड मतलब हम कितना बेचने के लिए रेडी हैं, और एक्चुअल सप्लाई मतलब हम रियल में कितना सप्लाई किए। मतलब इंटेंडेड मतलब रेडी टू सप्लाई, और एक्चुअल मतलब एक्चुअली सप्लाई कितना किए। तो इंटेंडेड का मतलब है वॉल्यूम ऑफ गुड विच कैन बी ब्रॉट इनटू द मार्केट। हम कितना वॉल्यूम ऑफ गुड्स, मतलब
कितना वॉल्यूम लाए हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है हम कितना कर सकते हैं। अमाउंट, अमाउंट देखो, अगर सोचो यहाँ पे इंटेंडेड है और यहाँ पर एक्चुअल है, इसमें है वॉल्यूम ऑफ गुड्स। वॉल्यूम ऑफ गुड्स का मतलब हुआ जैसे 1000 kg या फिर 100 बॉक्स, ये हुआ मेरा इंटेंडेड सप्लाई। यहाँ पे मेरा अमाउंट वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब होता है कितना केजी है, कितना बॉक्स है, और इस अमाउंट होता है हम 1 लाख का सामान बेचने के लिए रेडी है। तो वॉल्यूम का मतलब होता है केजी या फिर बॉक्स, इस तरीके से उसको डिनोट करना, और अमाउंट का मतलब होता है रुपीज। बट इसमें इसमें बेसिकली क्या रहता है, हम ये डिटेल में एग्जाम्पल से समझाते हैं, इसको अभी होल्ड करो, ये अभी कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ने दो। देखो, एक दूसरा में जाते हैं हम लोग डिमांड में, ये हम टॉपिक में बैक आएंगे, रुको। इसमें हम लोग डिमांड में पढ़ते हैं कि डिमांड का शेप क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए डिमांड का शेप, डिमांड कर्व का शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कोई भी अगर पूछता है कि व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो आंसर एक ही है, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो अगर कोई ये पूछता है कि सप्लाई कर्व का शेप अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सेम आंसर। तो अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? अपवर्ड स्लोपिंग है, पर क्वेश्चन है व्हाई, क्यों है ये अपवर्ड स्लोपिंग? तो इसका सिंपली एक ही आंसर है, क्योंकि प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसलिए ये सिंपल आंसर है। ये कुछ बड़ा आंसर नहीं देना है, सिंपल आंसर है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, पर अदर थिंग्स को कांस्टेंट रहना होगा। अब पहला आंसर है प्रॉफिट। रीजन क्या क्या है? पहला, प्रॉफिट। अगर मेरा किसी चीज में प्रॉफिट ज्यादा रहेगा तो हम उसका सप्लाई ज्यादा कर देंगे। इफ प्रॉफिट इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो। हम क्या चीज बनाना ज्यादा प्रेफर करेंगे जिसमें मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा? दूसरा, अदर प्रोड्यूसर्स, मतलब नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीजेस, जो हम अभी बताएं। नंबर ऑफ फर्म्स अगर इंक्रीज हो जाए, पूछ रहे किस किस केस में ऐसा होता है, तो नंबर ऑफ फर्म्स अगर इंक्रीज हो जाए तो मेरा सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है, स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है पूरा जो सेलर के पास अवेलेबल है सेल करने के लिए, मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो, अगर सोचो हम 1000 kg राइस बनाए हैं, तो मेरा स्टॉक कितना है? 1000 kg। स्टॉक होता है हम जितना सामान रेडी करके अपने पास रखे हैं मार्केट में बेचने के लिए, उसको कहते हैं स्टॉक। मतलब अगर हम 1000 kg बनाकर रेडी रखे हैं, तो मेरा टोटल क्वांटिटी कितना है? 1000 kg। दिस 1000 kg इज माई स्टॉक। ये है स्टॉक। अब बोल रहा है, मेरा नोट्स में देखो, मेरा नोट्स में सिंपली हम सारा बात लिख दिए हैं। अगर कोई पूछता है सप्लाई क्या है, तो सप्लाई refers to the quantity of a commodity that a firm is willing and able to form offer for sale at a given price during a given period of time. सप्लाई होता है जितना एक फर्म बेचना चाहता है और बेच भी सकता है। विलिंग एंड एबल, विलिंग मतलब बेचना चाहता है, और एबल है मतलब बेच सकता भी है। जैसा हम डिमांड में बोलते हैं वांट प्लस परचेजिंग पावर, हम, मेरा वो इच्छा भी है और उसको हम खरीद भी सकते हैं। तो सप्लाई वो नहीं है जो हम सिर्फ चाहते हैं कि काश हम 1000 kg बेच पाते, वो सप्लाई नहीं है। सप्लाई है हम चाहते भी 1000 kg और हम बनाते भी हैं 1000 kg, उसको कहते हैं सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई है सिर्फ मेरा सप्लाई। मार्केट सप्लाई है हम सब मिलकर जितना सप्लाई करते हैं। सप्लाई शेड्यूल क्या है? सप्लाई शेड्यूल कहते हैं जहां पर अच्छे से लिखा रहे प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई।
प्राइस अगर 10 था, फिर 12 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, तो पहले 2 पीस सेल करते थे, फिर 5 पीस, फिर 8 पीस, फिर 10 पीस। तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। ये लिखे हुए चार्ट को हम लोग सप्लाई शेड्यूल कहते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ ऐसे मिल जाए, इसको हम लोग सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। इसके बाद बोल रहा है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल को अगर हमें ग्राफ पेपर में पुट कर दे तो निकल के आएगा सप्लाई कर्व। सप्लाई फंक्शन क्या होता है? जो दिखाता है, ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप दिखाता है सप्लाई का और उसके फैक्टर का। मतलब जो हम बोलते हैं प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा, ये फंक्शन है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। फिर है तुम्हारा पी एक्स को हम लिख दिए, ये पी वाई है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सेम चीज है। अगर किसी सब्सटीट्यूट का, सोचो टी और कॉफी सब्सटीट्यूट गुड्स है, ये फैक्टर में आ जाता है। 5 ही फैक्टर लिखाए थे और आ जाता है सब्सटीट्यूट गुड्स। अगर सोचो हम कोक भी बना सकते हैं, थम्स अप भी बना सकते हैं। अगर कोक का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम ज्यादा, तो थम्स अप का सप्लाई कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोक का प्राइस बढ़ेगा तो सारा सप्लायर क्या बनाने लगेगा? कोक। तो थम्स अप का सप्लाई मार्केट में गिर जाएगा। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें हम लोग लेते हैं कार और पेट्रोल। अगर कार का प्राइस बढ़ जाएगा तो सारा सप्लायर मिलकर कार बनाने लगेगा। अगर ज्यादा कार बनने लगेगा तो लोग ज्यादा पेट्रोल खरीदेंगे, तो इसका भी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम फैक्टर्स मेंशन किए हैं, पर सारा नहीं, सिर्फ प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ इनपुट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट और टेक्नोलॉजी। 6-7 फैक्टर है, हम सिर्फ 4 मेंशन किए हैं। ये एक सम था जो हम बनाना चाहते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड ड्रॉ अ सप्लाई कर्व फॉर फर्म ए। प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है तो सप्लाई भी धीरे धीरे बढ़ेगा, ये तो हमें पता है। तो जब प्राइस था 2 रुपया, फर्म ए बनाता था 5 पीस, फर्म बी बनाता था 5 पीस, तो मार्केट में सप्लाई कितना आएगा? 10 पीस का प्लस हो जाएगा। मार्केट सप्लाई कैसे आएगा? सप्लाई ऑफ ए प्लस सप्लाई ऑफ बी, सारे फर्म का, सारे सप्लायर का मिलकर। अगर प्राइस 3 पीस हो गया है, 3 रुपया प्राइस हो गया है, तो सप्लाई है इसका 10, मार्केट सप्लाई है 17, तो ए बना रहा होगा 7, तभी 7 + 10 17 आया। अगर 4 रुपया हो जाए तो ये बना रहा है 9, तो ये कितना बनाएगा? दोनों को माइनस कर देंगे। और यहाँ पर बोल रहा है 11 है, 20 है, तो टोटल हो जाएगा 31। तो हम लोग देख सकते हैं when price increases supply also increases and market supply also increases। अब आता है व्हाट इज स्टॉक। जो टोटल क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल है सेलर के पास सेल करने के लिए, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, बेच सकते हैं, मैं बस बना के रखा हुआ है, उसको स्टॉक कहते हैं। जैसे जब कोई सेलर कहता है ना ये सामान हमारे स्टॉक में नहीं है, ये बहुत कॉमन लैंग्वेज है जो सेलर्स यूज करते हैं, ये स्टॉक में नहीं है, मतलब हम लोग बनाकर रेडी नहीं रखे हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, quantity supply increases with increase in price and decreases with decrease in price of a commodity। quantity supply change हो रहा है सिर्फ प्राइस के चेंज होने से। assumption क्या है? जितना भी फैक्टर अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा है सबको कांस्टेंट रखना होगा, सारा फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, यही इसका assumption है। तो रिलेटेड गुड्स मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दोनों के प्राइस को कांस्टेंट रखो, इनपुट के प्राइस को कांस्टेंट रखो, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, प्रोड्यूसर का गोल कांस्टेंट है, मतलब उसका गोल ही नहीं है कि इंक्रीज करना है, पॉलिसी चेंज नहीं हो रहा है, एक्सपेक्टेशन मार्केट का चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जितना फैक्टर है सबको कांस्टेंट रखेंगे तभी लॉ ऑफ सप्लाई वर्क करेगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं?
कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, तब से यही पढ़ रहे हैं। पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के केस में ऐसा नहीं होता। देखो, पहला बात हम क्लियर कर देते हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। मॉडर्न इकोनॉमिक्स सीधे एमकॉम के बाद पढ़ाता है, लाइक इन एमफिल और पीएचडी। मॉडर्न इकोनॉमिक्स हम लोगों को बहुत हायर स्टडी में पढ़ाता है टिल एमकॉम, और कोई भी फाउंडेशन लेवल पे हम लोग को ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स पढ़ाता है। इसलिए बहुत सारा बात हम लोग पुराने जमाने, मतलब अभी के जमाने में फिट नहीं बैठ रहा है। तो उसी तरह एग्रीकल्चर में अभी तुम लोग ये बात नहीं कर सकते कि मैम अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया है, अभी तो ये लोग मतलब टेक्नोलॉजी को यूज करके, मॉडर्न टेक्निक को यूज करके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी इंक्रीज कर देते हैं। मतलब अब सिर्फ मैंगो के सीजन में मैंगो नहीं मिलता, सालों भर मिलता है। अभी सिर्फ ऑरेंज सीजन में नहीं मिलता, सालों भर मिलता है। तो सालों भर कैसे मिलता है? क्योंकि वो नेचुरली ग्रो नहीं हो रहा है, वो ग्रो किया जा रहा है मॉडर्न टेक्निक से। तो पुराने जमाने में जब ये सब इकोनॉमिक्स लिखा गया था, तब ये सब टेक्निक नहीं था, तो उसके ऊपर बेस करके इकोनॉमिक्स लिखा जा रहा है। तो अभी का मॉडर्न टेक्निक से क्वेश्चन मत पूछना। तो ये बात हम क्यों बोले, इसका एक्सेप्शन नहीं तो डाउटफुल हो जाएगा। देखो, हम क्या बोले, एक्सेप्शन क्या है? जो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करेगा, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई नहीं बढ़ेगा, या तो कांस्टेंट रहेगा या तो गिर जाएगा, इसको एक्सेप्शन बोलेंगे। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के केस में, अगर द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कैन नॉट बी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्राइस, अगर मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है तो भी सप्लाई नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो नेचुरली ग्रो होता है। कैसे उसको हम ग्रो करेंगे? आर्टिफिशियली। तो when price increases supply cannot be increased because of limitation of agricultural land and the time involved in producing a fresh crop, क्योंकि हमारे पास लैंड लिमिटेड है और फ्रेश क्रॉप ग्रो करने में टाइम लगता है, वो फटाफट हम लोग प्राइस इंक्रीज हो गया तो सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है सप्लाई ऑफ लेबर। लेबर के केस में क्या होता है, अगर सोचो तुम लोग मेरे को 1 घंटे का 1,000 रुपया दे रहे हो, तो हम तुम लोगों के यहाँ एक एक अ, 1 घंटे का 100 रुपया दे रहे हो, तो हम तुम लोग के यहाँ 5 घंटा काम कर रहे हैं। अगर तुम लोग मेरा पर आवर रेट बढ़ा दोगे, तुम लोग अगर बोलोगे कि आप 5 घंटा काम कर रहे हैं, हम लोग आपको 500 दे रहे हैं, अगर आप 10 घंटा काम करेंगे तो हम लोग आपको 1000 नहीं, हम लोग आपको 1500 देंगे। तो हम तुम लोग के पास, तुम लोग रेट बढ़ाए, हम आवर्स बढ़ा दिए। पर तुम लोग मेरे को बोलोगे कि आप यहाँ पर 20 घंटा काम करिए, हम लोग आपको 3,000 रुपया देंगे, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम कैसे 20 घंटा काम करेंगे। फिर भी अगर हम किसी मजबूरी में जाके करेंगे तो मेरा एफिशिएंसी लेवल गिर जाएगा, हम कम प्रोड्यूस करने लगेंगे। मतलब अगर हम पढ़ा रहे हैं, हम इतने देर पढ़ा सकते हैं, इसलिए इससे भी ज्यादा अगर मेरे को पढ़ाना पड़े तो मेरे पढ़ाने का एफिशिएंसी कम हो जाएगा। जैसे अगर 8 बजे के बाद भी मेरे को पढ़ाना पड़े, 8 से 9:30 या 10 बजे तक, तो एकदम लास्ट बैच में हम एफिशिएंटली नहीं पढ़ा पाएंगे। तो सप्लाई ऑफ लेबर के केस में, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज होता है एक सर्टेन लिमिट तक, उसके बाद हम लोगों का सप्लाई खराब होने लगेगा। तो इसलिए हम लिखे इनिशियली सप्लाई ऑफ लेबर फॉलोज लॉ ऑफ सप्लाई, पहले तो ये लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करता है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, बट बियॉन्ड अ सर्टेन वेज रेट, पर एक सर्टेन टाइम के बाद, वेज रेट के बाद, द लेबर प्रेफर्स टू हैव सम रिलैक्स्ड आवर, हमको मन करेगा कुछ रिलैक्स्ड आवर का, सो द सप्लाई ऑफ लेबर स्टार्ट्स फॉलिंग। As a result, the supply curve of labor is backward bending, इसलिए सप्लाई कर्व लेबर का बैकवर्ड बेंडिंग होता है। कैसा होता है? ऐसा, पहले सप्लाई वेज रेट इतना था, मेरा सप्लाई इतना था, हम इतना सप्लाई करते थे, इतना वेज रेट। जब मेरा वेज रेट बढ़ गया तो मेरा सप्लाई कम हो गया, क्योंकि हम और काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वेज रेट इंक्रीज हुआ यहाँ,
पर मेरा लेबर कम हो गया। तो इस बात को हम यहाँ पे बहुत प्रॉपरली लिखे हैं। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज वाला ये सेम है, डिमांड जैसा, कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम है, फिर भी हम बोल देते हैं। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, सॉरी सप्लाई कर्व, और शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व। इसका दूसरा नाम है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इसका नाम है चेंज इन सप्लाई। ये लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करता है, ये लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करता है। इसमें सप्लाई मेरा कब चेंज होता है, जब प्राइस चेंज होता है, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहता है, यही कहता है लॉ ऑफ सप्लाई। पर इसमें सप्लाई मेरा चेंज होता है जब कोई अदर फैक्टर चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं टेक्नोलॉजी, और इसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है, इसलिए लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करता है। इसमें डायग्राम कैसा होता है, पहले प्राइस इतना था, हम इतना क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, प्राइस जब बढ़ गया तो हम इतना क्वांटिटी सप्लाई करने लगे, जब प्राइस कम गया तो हम इतना क्वांटिटी सप्लाई करने लगे। तो when price increases supply also increases, when price decreases supply also decreases। सेम ही सप्लाई कर्व में इधर उधर सिर्फ मूव कर रहा है। पर इसमें क्या होता है, इसमें पहले सप्लाई कर्व इधर था, प्राइस मेरा कांस्टेंट है, और मेरा डिमांड मेरा सप्लाई इतना है। अचानक से हम देखें सप्लाई कर्व मेरा बढ़ गया, प्राइस तो कांस्टेंट था, फिर सप्लाई कैसे बढ़ गया, जरूर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ होगा। और अगर इधर आ गया है तो मेरा सप्लाई गिर गया है, जरूर टेक्नोलॉजी मेरा आउटडेटेड हो गया होगा, खराब हो गया होगा, पुराना हो गया होगा। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, सप्लाई कर्व ही शिफ्ट हो जा रहा है, इंक्रीज होता है, इसमें लैंग्वेज बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। पर जब इसमें क्वांटिटी इंक्रीज होता है तो बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी सप्लाई। यहाँ पे जब इंक्रीज होता है तो राइट वर्ड शिफ्ट होता है, और जब डिक्रीज होता है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है।